हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। तो आपको बताना है कि साइकोलॉजी में हम क्या चीज स्टडी करते हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो हम जानते हैं कि आज हम साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में स्टडी करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, साइंस ऑफ बिहेवियर। Next question is, learning is the modification of behavior which is relatively dash। तो आपको बताना है कि बिहेवियर में मॉडिफिकेशन को हम लर्निंग कहते हैं, जो कि अपेक्षाकृत डैश होती है। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, रिलेटिवली परमानेंट होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइजैक वॉज अ डैश साइकोलॉजिस्ट। तो आपको बताना है कि जो आइजैक है उनकी नेशनलिटी क्या है। तो हम जानते हैं कि वो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। तो आपको बताना है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो क्या कहती है। तो जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये कहती है कि जो इंटेलिजेंस है वो बहुत प्रकार की हो सकती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड। इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो किसके द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो आपको बताना है कि आधुनिक मनोविज्ञान यानी मॉडर्न साइकोलॉजी के जन्मदाता कौन है। तो हम जानते हैं कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है इसके जनक विलियम वुंट है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विलियम वुंट। इनके बारे में आपको याद रखना है कि जो विलियम वुंट है इन्होंने साइकोलॉजी की सबसे पहली लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और ये इन्होंने जर्मनी के लेप्जिग में एस्टेब्लिश की थी और इस लेबोरेटरी को 1879 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो आपको ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नेसेसरी फॉर डैश ऑफ चिल्ड्रन। तो आपको बताना है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। तो हम जानते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये बच्चों की क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्रिएटिव डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये बच्चों की क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करती है, इनोवेशन को बढ़ावा देती है और उनमें एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है। इसी के साथ ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में भी सहायता प्रदान करती है। और आपको याद रखना है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये बच्चों को एनकरेज करती है कि वो क्रिटिकली सोच पाएं, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें और इनोवेटिव सॉल्यूशंस को ढूंढें। आपको याद रखना है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स ह्यूमन मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द नीड टू। तो आपको बताना है कि कार्ल रॉजर के अनुसार जो ह्यूमन मोटिवेशन है वो किस नीड पर बेस्ड है, आधारित है। तो हम जानते हैं कि जो कार्ल रॉजर हैं इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, उस पर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज किया है और इसमें खुद के पोटेंशियल को रियलाइज करना और जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू पर्सनल ग्रोथ होती है वो सम्मिलित होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक्चुअलाइज एंड एनहांस दी सेल्फ थ्रू एक्सपीरियंसेस। मतलब कि खुद को एक्सपीरियंसेस के थ्रू यथार्थ करना और सुधारना, मतलब कि एनहांस करना। Next question is, according to Guilford's model of intelligence, which of the following is true? तो आपको बताना है कि गिलफोर्ड के इंटेलिजेंस के मॉडल के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन से आपको एक बात क्लियर हो जाती है कि जो गिलफोर्ड है इन्होंने मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, जिसे कि हम 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें इन्होंने 3 डायमेंशन की बात की है, जो है आपके कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशंस। तो जो गिलफोर्ड का इंटेलिजेंस का मॉडल है ये बात करता है कि जो इंटेलिजेंस है इसमें स्पेसिफिक सेट ऑफ ट्रेड्स होते हैं जिन्हें कि हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ट्रेड्स दैट कैन बी क्लासिफाइड। Next question is, the stage in which a child begin to think logically about objects and event is known as। तो पूछा गया है कि वह स्टेज जहाँ पर बच्चा ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इस स्टेज को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज। तो आपको बताना है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई
को हम क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि लैंग्वेज में मीनिंग की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम मॉर्फेम कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मॉर्फेम। इसी के साथ यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें तो जो सिंटैक्स है इसका मतलब होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, और जो प्रैग्मेटिक्स है इसका मतलब होता है कि हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। और जो फोनीम है इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, मतलब कि साउंड की सबसे छोटी इकाई को हम फोनीम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक इज। तो आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार ईगोसेंट्रिक क्या है। तो हम जानते हैं कि जो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है इसका मतलब होता है कि जो बच्चे हैं ये सोचते हैं कि वो वर्ल्ड का सेंटर है और हर चीज उनके अराउंड रिवॉल्व हो रही है, मतलब कि वो क्या है, दुनिया का केंद्र है, ठीक है। और जो भी चीजें हो रही है वो उनके अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, उनके अराउंड हो रही हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, that child is the center of the world and everything revolve around them। इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि जो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है वो किस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि जो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है वो किस स्टेज के दौरान डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। तो आपको बताना है कि ये जो डेफिनेशन है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस ऑफ एजुकेशन है, ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे ई ए पील ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ई ए पील। Next question is anything that elicits a response without prior learning is a। तो पूछा गया है कि वो चीज जो कि बिना प्रायर लर्निंग के किसी रिस्पॉन्स को जनरेट करती है, एलिसिट करती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अनकंडीशनल स्टिमुलस। हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है वो कैसे स्टिमुलस होते हैं, ये आपके नेचुरल स्टिमुलस होते हैं और ये बिना प्रायर लर्निंग के रिस्पांस को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने डॉग वाले एक्सपेरिमेंट में बात की थी कि जो डॉग है जब भी वो खाने को देखता है तो उसके मुंह से सलाइवा निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो खाना था वो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस था, एक नेचुरल स्टिमुलस था, और जो रिस्पॉन्स था वो था आपका सलाइवेशन, ठीक है, जो कि बिना लर्निंग के हो रही थी, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल नेचुरल चीज है, ये उसने लर्न नहीं किया था, ये क्या है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अनकंडीशनल स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, लॉ ऑफ वेरिएशन एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन रिलेटेड टू। तो आपको बताना है कि जो लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म है, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, लॉ ऑफ वेरिएशन और लॉ ऑफ रिग्रेशन है, ये किससे संबंधित हैं। तो ये आपके लॉज ऑफ हेरिडिटी हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लॉज ऑफ हेरिडिटी। Next question is arousal, expectancy, incentive and punishment are related to। तो आपको बताना है कि जो arousal है, expectancy है, incentive है, punishment है, ये किस चीज से जुड़े हुए हैं। तो हम जानते हैं कि आपके मोटिवेशनल फैक्टर हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फैक्टर अकाउंटिंग फॉर मोटिवेशन। Next question is endomorphic, mesomorphic and ectomorphic are related to। तो आपको बताना है कि जो एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी टाइप है वो किससे जुड़े हुए हैं। तो हमने पहले भी बात की है कि ये जो टाइप्स हैं आपके शेल्डन ने दिए हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शेल्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो शेल्डन है इनकी पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन बॉडी बिल्ड यानी फिजिकल मेकअप पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी को असेस करने की प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। तो जो यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, द स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी आपके पर्सनैलिटी को असेस करने की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। जो आपका स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट है, आपको याद रखना है कि ये टेस्ट आपका इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। Next question is to address diversity in academic achievement an effective teaching method can be। तो आपको बताना है कि एकेडमिक अचीवमेंट में डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी,
कोऑपरेटिव टीचिंग। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। Next question is, according to Freud, which part of the mind is composed mainly of life and death instincts? तो आपको बताना है कि फ्रॉइड के अनुसार वो माइंड का कौन सा पार्ट है जिसमें आपके लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो लाइफ इंस्टिंक्ट है और डेथ इंस्टिंक्ट है ये आपके इड में होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन लर्निंग का प्राइमरी लॉ नहीं है। तो हम ऑलरेडी लॉस ऑफ लर्निंग की बात कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपने यहाँ पर सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।